हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, योद्धा प्रो सीरीज के अंदर आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रोबेबिलिटी। और ये बच्चे आपका 6th यूनिट है, मतलब ये लास्ट यूनिट आपका जिसमें एक ही चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। और अगर हम इसमें देखें कि सीयूटी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बच्चे इसमें से 4 से लेके 5 या 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो कि 20 से लेके 30 नंबर का पेपर सिर्फ इस एक चैप्टर में से आ सकता है। और अगर आप क्लास 12 बोर्ड्स भी मेरे से पढ़े हो, आपको पता है प्रोबेबिलिटी की हमारी ट्रिक्स, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को एक ही क्वेश्चन से समझने की, पूरी प्रोबेबिलिटी को एक ही क्वेश्चन से समझने की कोशिश की थी। अगर आप वो सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स करके, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज बच्चे, इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको मतलब जो पूरे और सिर्फ सीयूटी के ऊपर बेस्ड होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस उठा के मैंने आपके सामने रख दिए। ये बिल्कुल सीयूटी के लेवल के या उससे ऊपर, थोड़े बहुत ऊपर होने वाले हैं, ताकि आपको आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिले कि यस, मैं इस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व भी कर सकता हूँ और पेपर में भी सॉल्व करके जो है वो आ सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहले देखो, प्रोबेबिलिटी टॉपिक ही ऐसा है कि क्लास 9, 10 से वो स्टार्ट हो जाता है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मैंने आपको क्लास 12 में बताया था, 11th में बताया था कि इसमें इस फॉर्मूला के लिए कंडीशन होती है फॉर इक्वल लाइकली इवेंट्स। मतलब जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 0 और 1 भी जो है वो हो सकती है। अब देखो बच्चे, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो क्लास 11th में भी आपको बहुत ज़्यादा है, एक बेसिकली देखा जाए तो क्लास 11th का काम है, बट ये सभी चीज़ें आपको सीयूटी में पूछी जा सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ बात करी है टाइप्स ऑफ इवेंट, तो अगर हम एक डाइस को रोल करें बच्चे, तो हमारे पास सैंपल स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 सभी 6 नंबर आ सकते हैं। तो यहां पर बच्चे, सबसे पहले मैंने बात करी है इम्पॉसिबल इवेंट। देखो, अगर मैं आपको एक इवेंट बोलूं कि बच्चे एक ऐसा नंबर बताओ जो 6 से बड़ा डाइस पर, अब आपको पता बच्चे 6 से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है 5, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, जिसको हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। श्योर इवेंट, अब देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें ना रीजन सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बी, मैंने एक ऐसा इवेंट लिखा है, नंबर इज इवन और ऑड, मतलब नंबर या तो इवन हो या ऑड हो। तो ये 2 4 6 ये इवन है, 1 3 5 ये ऑड है। तो यहां पर बेसिकली बी जो है, मतलब देखा जाए, देखो इसके बेसिकली बच्चे 2 डेफिनेशंस बनती हैं श्योर इवेंट की। ये दोनों आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो श्योर इवेंट किसको बोलते हैं बच्चे, जिसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, या जिसकी सैंपल स्पेस जो है, जो देखो बच्चे, अगर हमारा इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर बन जाए। जैसे बी की बात करो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे एस के बराबर है, तो भी ये एक श्योर इवेंट है। प्लीज़ इसको याद रखोगे। सिंपल इवेंट, ऑब्वियसली बात है, मैंने एक इवेंट लिया नंबर ग्रेटर देन 5, तो नंबर ग्रेटर देन 5 एक ही है, वो कौन सा 6। तो जब किसी इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। और अगर किसी इवेंट में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो उसको हम कंपाउंड एलिमेंट बोलते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। अब इसके बाद है बच्चे, ये आपको पेपर में अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। अब देखो बच्चे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब समझते हो कि दोनों इवेंट्स जो हैं वो अगर अलग अलग हैं। अगर ए कोई इवेंट है, जैसे अगर मैं यहाँ पर यार मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 1 3 5, और बी कौन सा, बी है 1 3 5, ए है 2 4 6, क्या इनमें कुछ कॉमन है? तो क्लियरली यहाँ पर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो ये कौन से इवेंट्स हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये सभी आपको पेपर में बच्चे आ सकते हैं। याद कैसे रखोगे? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे आजकल ये वो चलता है ना न्यूज़ में कि एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ का मतलब वैसे ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के पास है और किसी के पास नहीं है। तो सेम उसी वर्ड से कि यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बना है कि ये एलिमेंट जो है सिर्फ ए के पास है, किसी और के पास नहीं है।
बी में जो एलिमेंट है वो सिर्फ बी के पास है, किसी और के पास नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ भी कॉमन जो है वो नहीं है। अब एग्जॉस्टिव की बात करते हैं बच्चे। एग्जॉस्टिव अगर मैं सिंपली आपको समझाना चाहूँ, अगर हमारे 2 इवेंट हैं, 3 इवेंट है, 4 इवेंट है, अगर हम सबकी यूनियन करें, जैसे इसी की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं बच्चे इनकी यूनियन करूँगा ना, तो मेरे पास यूनियन में क्या होता है, चाहे वो ए में एलिमेंट हो चाहे वो बी में एलिमेंट हो, मतलब दोनों में मतलब जो एलिमेंट है वो सारे लिखे जाते हैं। तो ये बेसिकली ए यूनियन बी किसके बराबर आ गई, सैंपल स्पेस की। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो पेपर में आपको 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सक्लूसिव कौन से हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जॉस्टिव कौन से हैं, जब उनको हम यूनियन करें तो वो सैंपल स्पेस के जो है वो बराबर बन जाए। अब देखो बच्चे, यहाँ पर अलजबरा ऑफ इवेंट है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली सेट थ्योरी है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि देखो मेरा CUT के लिए ये 1 शॉट है, तो मेरा पर्पस ये होता है कि बच्चों को सब चीज़ें जो है वो एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज वे में मिले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने अगर डाइस को रोल करा तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं। ए इवेंट है 1 2 3, बी इवेंट है 3 4 5, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। ठीक है, इसको हम ए डैश या ए की पावर ए में सी लिखते हैं या एस माइनस ए, मतलब सैंपल स्पेस में से ए माइनस कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट बच्चे बेसिकली क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए का उल्टा। अब ए में 1 2 3 है, तो ए में और क्या, मतलब 1 2 3 तो नहीं लिखेंगे, 4 5 6 लिखेंगे। तो बेसिकली याद है, अगर ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ए के नहीं होने की कितनी होगी, मतलब फेल होने की कितनी होगी, 1 - 1/3। तो सेम वही है, सेम बच्चे वही है, उसका उल्टा हमें लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद है बच्चे इवेंट ए और बी। जब भी ऐसा लिखा हो ए और बी, ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो हम जो है वो यूनियन का यूज़ करते हैं। और यूनियन आपको पता है कैसे लिखते हैं हम, जैसे ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, बी में कितने एलिमेंट है 3 4 5। तो 3 जो है वो रेपिटेशन में था, बट मैंने एक ही बार लिखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद है बच्चे आपका इवेंट ए एंड बी। एंड का मतलब होता है ए में भी हो एंड बी में भी हो, मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था, इसका मतलब होता है कॉमन। और इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट ए बट नॉट बी, मतलब ए हो जाए बट बी ना हो, ये सब कुछ हम यूज करने वाले हैं। इसका मतलब बच्चे ये होता है ए माइनस बी, या इसको हम ये भी बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है बच्चे, ए में से मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाता हूं, अगर ए माइनस बी पूछा है, इसका मतलब ये है ए में से कॉमन हिस्सा घटा दो। ए कितना है, ए अपना है 1 2 3, इसमें कॉमन हिस्सा कौन है, कॉमन हिस्सा है 3, तो 3 को घटा दिया तो 1 2 मेरे पास आ गया। सेम वे से अगर मैं b माइनस ए की बात करूं, b माइनस ए का मतलब क्या है कि b में से कॉमन हिस्सा घटा दो। b कितना है 3 4 5, उसमें कॉमन हिस्सा क्या है 3, तो 3 घटा दो तो 4 5, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। आई होप ये मतलब आपको क्लियर है। मतलब इस तरह की सभी चीज़ें ना ये बेसिक हैं, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे ये मेनली यहाँ से आपकी क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टार्ट है, बट वो सभी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, वो सभी चीज़ें आपको काम आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक बार अच्छे से समझ लो, बाद में मैं एक एग्जांपल से सब कुछ आपको समझाऊंगा। देखो ए बाय बी, देखो इसका मतलब ये होता है, ए बाय बी का मतलब ये होता है कि ए, देखो बी के होने के बाद ए हो रहा है। ए बाय बी का मतलब क्या होता है कि बी के होने के बाद ए हुआ, तो इसको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी। अभी मैं इसमें बहुत डीप नहीं जाऊंगा, उसके लिए आप हमारा NCERT 1 शॉट कंसीडर कर सकते हो। अभी के लिए आप फॉर्मूला सीख लो कि इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं हो सकती। अगर वो 0 होगी फिर वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ए बाय बी देखो, इसका मतलब ये है कि बी इवेंट के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इसका मतलब बस ये है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चंस में देखो हमेशा हमें ना क्वेश्चंस में डाउट रहता है कि कहाँ पर सिंपल प्रोबेबिलिटी लगेगी, कहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, तो उसको मैं आपको वीडियो में आगे जाके एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ लिखी है कि यहाँ पर हम हमेशा चेक करेंगे क्वेश्चन में इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या नहीं। अगर इक्वली इवेंट्स नहीं है, अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं हैं, तो हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच कैसे काम करती है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि एक्सियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। देखो एक्सियोमेट्रिक का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर अगर आप इस सैंपल स्पेस देखोगे, 2 कॉइन को अगर हम टॉस करें, ठीक है, ये एक सैंपल स्पेस है,
और अगर मैं एक सैंपल स्पेस और लिखूं जिसमें कुछ इस तरह से है, T1, या ऐसा लिखूँ, मैं पूरा लिख देता हूँ, T1, T2, T3, T4, वे कुछ भी बाकी। सपोज़ कोई इवेंट ऐसा है कि अगर देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ कोई इवेंट अगर हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस करना है, हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस करना है, ठीक है। और अगर टेल आया, और अगर बच्चे टेल आया तो हमें डाइस को टॉस करना है, तो उसकी सैंपल स्पेस कुछ ऐसे बनेगी। अब बच्चे अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, अगर मैं इसमें आपको ये बोलूँ कि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो आप बोलोगे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। 2 हेड ये पड़े, ठीक है, और टोटल केस कितने हैं 4, ठीक है, 1/4 आ गए। अगर मैं अभी इसमें पूछूं कि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी है, तो या इसमें अगर मैं आपको ये पूछूं कि टेल और 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे के गड़बड़ करते हैं, वो लिखेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1/8। ये गलत है बच्चे। T1 की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी और 1 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो आप ये 1/8 लिखोगे, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 कितनी बनी 1/4, इसकी भी 1/4 बनेगी, इसकी भी 1/4 बनेगी, इसकी 1/4 बनेगी। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/2 इंटू 1/6 1/12 है। तो यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, तो यहाँ पर हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। एक्सियोमेट्रिक को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो मैं इसको ऐसे करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 है, तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूं। तो ये बेसिकली एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को मैं यहां पर भी यूज़ कर सकता हूं। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालनी, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ H की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, H की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/4 ही आया। तो ये होती है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, अगर बहुत डिटेल में जाना तो आप NCERT वन शॉट देख सकते हो। अब यहाँ पर ना बच्चे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास लिखे हुए हैं जो सेट थ्योरी के हैं। PA यूनियन B का फॉर्मुला कितना होता है, A + B - इंटरसेक्शन। और अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, आपको पता है उसका मतलब उसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A यूनियन B इज इक्वल टू A + B। A - B, A में से कॉमन हिस्सा घटा दो, B - A, B में से कॉमन हिस्सा घटा दो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, A + A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। A यूनियन B by F, F इवेंट जो है पहले हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, A/F, B/F, इंटरसेक्शन बाय F। तो सेम वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज़ करा है, और सेम यहाँ पर अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इनकी इंटरसेक्शन कितनी होगी, 0 होगी ना, मगर 5 होगी। तो इसका फॉर्मूला आएगा A यूनियन B by F इज इक्वल टू A/F + B/F। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार डायरेक्टली पूछा गया है, S/F और F/F। अब देखो बच्चे, S मतलब आपकी सैंपल स्पेस है, S मतलब आपकी सैंपल स्पेस है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, 1, 2 ये डाइस है, ठीक है। F कोई इवेंट है, उस पर ऑड नंबर्स हैं, तो S/F का फॉर्मूला कितना होगा, S/F का फॉर्मूला होगा S इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। मुझे आप ये बताओ, S और F में कॉमन हिस्सा क्या आएगा, सर जी 1, 3, 5। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ F ही आएगा यहाँ पर, और नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ F ही है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, और F/F हमेशा 1 ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको आप याद रखोगे, ठीक है। अब ये है E कॉम्प्लीमेंट बाय F, ये होता है 1 - P प्रोबेबिलिटी E/F, तो इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे अगर इसके बाद हम आगे चलें, तो यहाँ पर ना ये है डिपेंडेंट इवेंट्स, ये हैं देखो ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये है डिपेंडेंट इवेंट। इधर आप अभी मत देखो, ठीक है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पर ना विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का चक्कर है बच्चे। देखो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट क्या होता है। जैसे मैंने एक बैग में से बॉल निकाली, ठीक है, आप इसको समझ के देखो बच्चे, एक बैग में 4 वाइट 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, टोटल 10 बॉल्स हैं उसमें। तो मैंने एक बॉल निकाली, ठीक है, वो बॉल थी मान लो वाइट, उसको वापस बैग में रख दिया, तो ये हो गया विद रिप्लेसमेंट, ये हो गया विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने बॉल निकाली। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको एक ही बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बैग है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले ये बैग है ना, देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करेंगे विद रिप्लेसमेंट की, विद रिप्लेसमेंट,
एक ही बार में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं पहले वाइट फिर ब्लैक बॉल की, मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं वाइट फिर ब्लैक बॉल की, ठीक है। आप बोलोगे सर जी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है सर जी 4/10, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है, मतलब मैंने बॉल देखी वापस फिर बैग में डाल दी। और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 6/10। तो ये आपका आंसर है। अगर मैं यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूं, विदाउट रिप्लेसमेंट, अब बहुत ध्यान से करना है, अब बहुत ध्यान से करना है। अब मैं अगर पूछूं कि व्हाइट और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/10 ही आएगी, ठीक है। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब क्योंकि बच्चे विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब व्हाइट बॉल बाहर निकल चुकी है और बैग में एक बॉल कम हो गई है। ब्लैक बॉल तो 6 ही है बट एक बॉल कम हो चुकी है, तो ये है जी आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आपने गौर किया हो, ये तो आपको समझ में आ गया विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आपने गौर किया हो, यहां पर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/10, यहां पर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/9, यानी कि व्हाइट बॉल, देखो यहां पर व्हाइट बॉल के निकलने से, अगर मैं आपसे पूछूं, इसको मत पूछूं, इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप वो कितनी होगी 6/10 ही है। मतलब व्हाइट बॉल के निकलने, पहले निकलने से या बाद में निकलने से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। देखो चीजों को अगर समझ के करोगे ना, कोई फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, तभी इसको लिखते हैं व्हाइट और ब्लैक बॉल मुझे निकालनी है, पहले व्हाइट इनटू ब्लैक, और इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अगर हम किसी भी दो इवेंट्स को ऐसे लिख पाएं, अगर हम किसी भी दो इवेंट्स को ऐसे लिख पाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आया ना, ठीक है। अब यहां पर ये देखो जी, यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने व्हाइट और ब्लैक बॉल निकालने को बोला, बट यहां पर व्हाइट बॉल के निकलने से जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले 6/10 थी, अब वो 6/9 रह गए, मतलब इफेक्ट हुई है। इसको हम क्या लिखेंगे कि पहले व्हाइट बॉल निकाली, फिर व्हाइट बॉल निकलने के बाद मैंने व्हाइट बॉल निकलने के बाद होगी, इसका मतलब क्या कि ये इवेंट हो चुका है, व्हाइट बॉल निकल चुकी है, अब मैंने ब्लैक बॉल निकाली है। तो इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो है कुछ नहीं है, सारी गेम जो है वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को सोचते हो। आई होप आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट और इवन इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला भी आपको किस तरह से डिराइव हुआ है वो भी आपको समझ में आया। अब ये देखो मैं इतनी चीज़ों में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक ही एग्जांपल यहां पर पूछूंगा जो मैं आपको स्टार्टिंग से बात कर रहा था। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चे सीयूटी है, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आप आएंगे भी तो उसको आपको जल्दी से सॉल्व करना होगा, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। यहां पर देखो दो बैग हैं, बैग ए जिसमें 6 रेड हैं 4 ब्लू हैं और बैग बी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बैग ए सेलेक्ट करो और उसमें से रेड बॉल निकालो। देखो यहां पर बच्चे अगर ये बैग नहीं होता, ठीक है, यहां पर ये बैग नहीं होता तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/10, क्योंकि हमारे सामने और कुछ नहीं करने को है। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि बैग ए सेलेक्ट करके उसमें से रेड बॉल बच्चे निकाल दो, तो आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, सर जी पहले हम रेड बैग ए सेलेक्ट करेंगे फिर उसमें से रेड बॉल निकालेंगे। तो ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि पहले मैंने बैग ए सेलेक्ट करा, उसमें देखो पहले मैंने बैग ए सेलेक्ट करा, फिर बैग जब ए मेरा सेलेक्ट हो गया उसमें से मैंने रेड बॉल निकाली है। बैग ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 2 बैग ही हैं, ठीक है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी उसमें से कितनी है 6/10, क्लियरली मेंशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि बी बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, पहले आप बी बैग सेलेक्ट करते, उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/7 लिखते। तो ये है जी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको पता लगेगा कि एक चीज हो चुकी है, इट इज नोन दैट, इट इज गिवन दैट, ये चीजें हो चुकी हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है, सेम क्वेश्चन है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो बच्चे बता दो। अब बच्चे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें देखो ढूंढनी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। अब आपके सामने देखो अगर आपने ढंग से लेक्चर सुना है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यहां पर तो मुझे बैग बताया था, यहां पर आपने मुझे बैग नहीं बताया कि रेड बॉल किस में से निकालनी है, तो अब कैसे करोगे। आप बोलोगे कि सर पहले हम बैग ए को सेलेक्ट करेंगे उसमें से रेड बॉल निकाल लेंगे, या सर हम बैग बी को सेलेक्ट करेंगे उसमें से रेड बॉल निकाल लेंगे। आई होप ये बात तो समझ पाए हो ना, आप समझ पाए हो ना, ठीक है। तो यही मैंने यहां पर लिखा है। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जी जिसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
बैग ए सेलेक्ट करा, उसमें से रेड बॉल निकाल दी, बैग बी सेलेक्ट करा, उसमें से रेड बॉल निकाल दी, और बीच में क्या है, प्लस का साइन। तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब कोई फॉर्मूला याद मत करो यार, बस इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो। अब लास्ट टाइप है आपकी, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। रेड बॉल जो है बच्चे वो निकल चुकी है, पता करो कि वो बैग ए में से निकली है, पता करो कि वो बैग ए में से निकली है। अब देखो बच्चे, इस सिचुएशन को आप जानते हो, इसको आप जानते हो। अब रेड बॉल जो है वो निकल चुकी है, पता करो कि वो किस में से आई है, बैग ए, मतलब ए में से। अब देखो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ठीक है, देखो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस। देखो अगर मैं इसमें से बोलूं कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप ब्लू बॉल के फेवर में लिखोगे, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, यही लिखोगे ना। सेम यहां पर है, रेड बॉल निकल चुकी है तो पता करो कि बैग ए में से आई है। तो सबसे पहले ना बैग ए को सेलेक्ट करो, उसमें से रेड बॉल निकाल दो। ये आपके फेवर में केस आ गए, ये बच्चे आपके फेवर में केस आ गए। मैंने बैग ए सेलेक्ट करा, उसमें से रेड बॉल निकाल दी। अब मुझे बताओ टोटल केस क्या होंगे। सर जी टोटल केस ये होंगे कि वो बैग ए में से भी आ सकती है, सर वो बैग बी में से भी आ सकती है। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या है, ये तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। मतलब यार आपको पता है कि बोर्ड में केस स्टडी ऐसे ही आती है, एक बेस थ्योरम, एक मतलब कि जो ये बेस थ्योरम है बेसिकली आपकी, एक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको पहचानना है कि बेस थ्योरम है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, जब भी एक चीज़ हो चुकी हो और वो पूछ रहे हैं कि इसकी वजह से हुई है, बट आपको पता हो कि वो इसकी वजह से भी हो सकती है या इसकी वजह से भी हो सकती है, तो वो बेस थ्योरम है। सम अप करूँ तो जब भी एक इवेंट हो चुका हो, उसके बाद दूसरा पूछा हो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो, वो ए में से भी आ सकती है, बी में से भी आ सकती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, देखो यहां पर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो, आपको पता है वो ए में से भी आ सकती है या बी में से आ सकती है। यहां पर रेड बॉल निकल चुकी है, वो बोल रहे हैं कि बैग ए में से आई है। आप बोलोगे सर वो बी दूसरे बैग में से भी तो आ सकती है, तो बेस थ्योरम है। तो ये आपके बच्चे की डाउट्स जो हैं यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। अब ये बच्चे जो टॉपिक है रैंडम वेरिएबल, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं करना बच्चे। रैंडम वेरिएबल का टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। रैंडम वेरिएबल जो है बच्चे वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी ले सकता है। मेनली आपको इसमें ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखो बच्चे रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे वो एक कॉइन को 2 बार टॉस करा, एक कॉइन को 2 बार टॉस करा, एक कॉइन को 2 बार टॉस करा, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दो ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 होंगे, ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया, एक बार भी आ सकता है, और नंबर ऑफ हेड 2 बार भी आ सकते हैं। तो ये आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, बस यही है कुछ नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि हर एक प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात 0 से बड़ी होती है, और उनका जो सम है, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं P1, P2, P3, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उन सब का बच्चे सम कितना आएगा, उन सब का सम कितना आएगा 1। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मीन की बात कर लेते हैं बच्चे। मीन को कई बार लिखा होता है म्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है xi इंटू पी आई। है कुछ नहीं है, आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी, जैसे 0, 1, 0, 1 और 2। यहाँ पर सपोज उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं 0, 1/2, यहाँ ऐसा करो, इसको लिख लो 1/3, 1/3, 1/3, ऐसा कुछ भी लिख लो, ठीक है। आपको क्या करना है, x और px को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 0 आएगा या 1/3 आएगा, यहाँ 2/3 आएगा, इनको ऐड कर देना है। तो ये हमारा बच्चे क्या होगा, मीन। तो यहाँ पर बच्चे प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी ख़त्म है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में और कुछ भी खास नहीं है। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट है, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत बच्चे अच्छा होने वाला है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है ईच ऑफ, देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ना हमेशा ऐसे होते हैं कि आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, लेंथ नहीं होती इसमें। ए और बी कैन टेक वैल्यू 1 और 2 विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। ए और बी सेम वैल्यू, मतलब 1 और 2 वैल्यूज ले सकते हैं विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। द प्रोबेबिलिटी इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स इज इक्वल टू। तो बेसिकली इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको पता रियल रूट्स कब होते हैं, फॉर रियल रूट्स
रियल रूट्स के लिए आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, c की वैल्यू जो है वो बच्चे 1 है, तो इस तरह से ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब आपको पता है कि a और b कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं, टोटल केसेस या सैंपल स्पेस बोल लो इसको आपको पता है a जो है 1 वैल्यू ले सकता है, b जो है 1 वैल्यू ले सकता है, a 1 वैल्यू ले सकता है, b 2, a 2 ले सकता है, b 1, या b 2 ले सकता है और a भी 2 ले सकता है। इस तरह से यही पॉसिबल केस जो है वो बनते हैं। अब देखो हमें ये देखना है, अगर मैं यहाँ पर 1 1 फिल करता हूँ तो ये नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव बन रही है जो कि मुझे पॉजिटिव चाहिए। अगर मैं 1 2 फिल करता हूँ, अगर मैं b को 2 फिल करूँ और a को अगर मैं 1 फिल करूँ तो ये 0 बन रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो मुझे सही लग रही है। अगर मैं a को 2 फिल करूँ और b को 1, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव वैल्यू बन रही है। सेम वे से अगर मैं b को नेगेटिव 2 फिल करूँ और a को 2 2 ज़ा 4, ये भी नेगेटिव वैल्यू बन रही है बच्चे। मतलब हमारी सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हमारे फेवर में केस 1 है, टोटल केस कितने हैं 4, तो ये बच्चे हमारा आंसर है 1/4। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ए बॉक्स कंटेन 2 ब्लैक, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो 2 ब्लैक बॉल, 4 white, 3 red balls. 1 ball is drawn at random from the box and kept aside. From the remaining balls in the box, another ball is drawn. देखो ओके एक बॉल निकाली गई, उसको साइड पे रखा गया। फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल्स इन द बॉक्स अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड केप्ट असाइड द फर्स्ट। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल ऑल द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन इन दी सीक्वेंस। ओके देखो बच्चे यहाँ पर ना क्वेश्चन को देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ ना इमेजिनेशन, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, 2 ब्लैक बॉल हैं, उसके बाद 4 वाइट बॉल हैं, 3 रेड, ठीक है। टोटल बॉल कितनी हो गई 9, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि एक बॉल को निकाला साइड पे रख लिया। देखो जैसे मैंने सपोज पहले बॉल को निकाला, उसको यहाँ पर मैंने साइड पे रख लिया, वो कौन सी है ब्लैक। इस सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है। फिर बॉल निकाली, वो कौन सी है ब्लैक, फिर बॉल निकाली, वो कौन सी है वाइट। तो इस तरह से देखो ये सारी वाइट होनी चाहिए, और फिर जो मैंने 3 बॉल निकाली हैं वो रेड होनी चाहिए। इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है। अब इस सीक्वेंस को देखते हुए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इमेजिनेशन, पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको पता है सर जी 2/9। अब मुझे ब्लैक के बाद फिर से ब्लैक निकालनी है, ब्लैक एक कम हो गई, नीचे से भी एक कम हो गई 8। अब मुझे वाइट निकालनी है, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/7, नेक्स्ट की 3/6, नेक्स्ट की 2/5, उससे नेक्स्ट की 1/4, ठीक है। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो 3/3, उसके बाद 2/2, उसके बाद 1/1। जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3 2 ज़ा 6, ये तो कट ही गया, ठीक है। 2 और 2 कट गया, 4 2 ज़ा 8, 2 और 2 कट गया, और कुछ कट हो रहा है, ऊपर से सब कुछ कट गया है ना। तो 9 7 ज़ा 63, और यहाँ पर 5 और 2 20, तो 1260। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 1/1260। तो देखो जी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्योरली आपकी इमेजिनेशन, आप किस तरह से सोच सकते हो। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर एनी इवेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दी हुई है, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। इसको याद कैसे रखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको उल्टा लिख लो, जो भी अंदर है उसको उल्टा लिख लो। इसका उल्टा ए, इसका उल्टा यू, इसका उल्टा बी, बाहर कॉम्प्लीमेंट कर दो। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 2/3 है, ठीक है। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए + बी
माइनस इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/2, या ऐसा करो इसको 1/2 ही लिखो। एक कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो ये कितना होगा 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स 1/3। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसका एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, ठीक है, 3 4 -3, तो कितना बन गया बच्चे 10 में से 7/12। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 7/12। तो इसको अगर हम यहाँ पर फिल करें 1 माइनस 7/12 2/3, तो ये बच्चे बनेगा 5/12 2/3। तो 5/12 इंटू 3/2, तो यहाँ पर आएगा 3 4 तो यहाँ पर हमारे पास हमारा आंसर जो आ गया 5/8। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे वो बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है। फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स A1 A2 AN AI की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है फ्रॉम I1 से लेके एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट विल अकर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI दी हुई है 1/i+1। अब देखो बच्चे यहाँ पर उन्होंने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि कोई भी अकर नहीं करेगा, मतलब बेसिकली वो इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AI क्या लिखोगे 1 माइनस 1/i+1, i+1 माइनस 1 डिवाइड बाई i+1, तो कितना बच्चे आ गया i/i+1। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, फिर आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर हम निकालेंगे अगर हम यहाँ पर कोई भी अकर नहीं करेगा, मतलब कोई भी अकर नहीं करेगा, ना ए ना बी ना सी। सोच के देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे पता क्या है, इसका मतलब ये है कि PAI कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ना ये अकर करेगा ना ये अकर करेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ना ये अकर करेगा, सॉरी प्लस नहीं, एंड सो ऑन, ना ये अकर करेगा, कोई भी अकर नहीं करेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि जैसे ये है A और B किसके बराबर है A इंटू बी, ठीक है। सेम वे से यहाँ पर कोई भी अगर नहीं करेगा, मतलब ये इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, I की जगह 1 फिल करना पड़ेगा, कितना आएगा, अगर मैं I की जगह पर 1 फिल करूँ 1/2 आएगा, सॉरी I/, तो यहाँ पर आएगा 1/1+1। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना आएगा 2/2+1, 3/3+1, 4/4+1 एंड सो ऑन n/n+1। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कितना आ रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन n/n+1। तो ये आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गया, सभी कट जाएंगे। तो मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर n+1 रहेगा। तो पैटर्न को फॉलो करते हुए मेरे पास ये आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे पता है अलग तरह का क्वेश्चन है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो जी क्वेश्चन, फॉर एनी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1 एंड E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहे हैं E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, इसकी वो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखूं तो E1 यूनियन E2, यहाँ पर इंटरसेक्शन, इसको फिर से लिखो उल्टा उल्टा उल्टा, इस तरह से। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, अब आपको पता है कि A और A इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पर बच्चे कितना आएगा, यहाँ पर इसके अंदर बच्चे आएगा 5,
क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सिंपल एलिमेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी आई इसकी, प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी आई इसकी 0। और 0 का मतलब क्या है कि ये जो है वो लेस देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, लेस देन 4 है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 एरोप्लेन्स 1 and 2 बॉम्ब ए टारगेट इन सक्सेशन। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 and 2 स्कोरिंग अ हिट करेक्टली आर 0.3 and 0.2। ठीक है, एंड second plane will bomb only if the first misses the target. The probability that the target is hit by second plane. पहले हमेशा probability में क्या होता है, कहानी समझो। कहानी क्या है कि 2 एरोप्लेन है, हमारे पास 2 एरोप्लेन है। अब ये जो है, ये एक टारगेट को जो है, ये एक टारगेट को जो है बच्चे वो हिट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हिट करने की probability है 0.3, इसकी हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। समझ में आया, इतना समझ में आया? ओके। सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट मिसेस द टारगेट। देखो पहले ये वाला बॉम्ब फेंकेगा, फिर ये वाला, अगर ये मिस करता है तभी ये फेंकेगा, अदरवाइज ऑब्वियसली बात, अगर इसने इस पर बॉम्ब फेंक ही दिया तो इसको ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसको बॉम्ब फेंकने की नीड जो है वो नहीं है। प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है? द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय सेकंड प्लेन। अब हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है हिट बाय सेकंड प्लेन। समझने की कोशिश करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को आपने कितने अच्छे से समझा है। अब ऑब्वियसली बात है बच्चे, हिट बाय सेकंड प्लेन। सेकंड प्लेन तभी हिट करेगा जब फर्स्ट प्लेन ने मिस करा होगा, तब जाके सेकंड प्लेन जो है वो उसको टारगेट को हिट करेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - 0.3 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। ये बन गया जी 0.7 × 0.2, तो बन गया 0.14। तो यानी कि यहाँ पर कितना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। ए लॉकर कैन बी ओपनड बाय डायलिंग ए फिक्स्ड 3-digit कोड बिटवीन 000 999। ऑब्वियसली बात है, जो वो लॉक होता है ना जिसमें नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। द स्ट्रेंजर हु डज नॉट नो द कोड ट्राइज टू ओपन द लॉकर बाय डायलिंग 3 digits at random. The probability that the stranger succeeds at the kth trial is। तो देखो बच्चे, सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए टोटल केसेस मतलब यार कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके लिए बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, देखो 3 digits हैं, ठीक है, 3 में खाली स्पेसिस हैं, तो आपको पता है यहाँ पर भी 10 नंबर आ सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 10 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर भी 10 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल मेरे पास 1000 कॉम्बिनेशन है डिफरेंट। ठीक है, अब उसमें प्रोबेबिलिटी kth ट्रायल की, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं फर्स्ट ट्रायल में ही जीत गया तो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/1000। और अगर मैं पूछूंगी kth ट्रायल में मैं 10वें ट्रायल में जीत गया तो 10 वो आएगा। ठीक है, और अगर k वाला आया तो k/1000। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो बच्चे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अर्न A contains 6 red 4 black balls, अर्न B contains 4 red 6 black balls, one ball is drawn at random from urn A and placed in urn B, then one ball is drawn from urn B and placed in urn A. If the ball is now drawn from urn A, then the probability that is found to be red। तो बहुत ही बच्चे जैसे बोलते हैं ना, आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा पहले फिगर बना के देखो। जैसे यहाँ पर एक अर्न ए है, ठीक है, इसमें कितनी बॉल्स हैं, इसमें 6 रेड है 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल हो गई 10। अब ये है आपकी अर्न बी, ठीक है, अब इसमें जो हैं वो 4 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल हो गई जी 10। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न ए। देखो बच्चे यहाँ से पहले एक बॉल जो है वो ट्रांसफर करी गई, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न ए प्लेस्ड इन अर्न बी। इसको अर्न की यहाँ पर रखा गया, ये फर्स्ट है,
उसके बाद एन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न बी एंड प्लेस्ड इन अर्न ए, वापस से यहाँ पर सेकंड टाइम जो क्या किया गया, इसमें से बॉल निकालेगी, इसमें प्लेस करा गया, एंड देन द प्रोबेबिलिटी इफ बॉल इज नाउ, अब जो ये देखो एक बार हमने इधर शिफ्ट किया, एक बार इधर शिफ्ट किया, अब जो बॉल निकली है, अब जो बॉल निकली है वो रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो। पहले आपके दिमाग में ये फिगर जो है ये क्लियर होनी चाहिए। अब इसको करना कैसे है, देखो बच्चे इसको स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, अब हो सकता है बच्चे इसको स्टेप्स में देखो, इसमें इधर बॉल ट्रांसफर हुई, हो सकता है कि रेड बॉल ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। पहले रेड बॉल जो है वो ट्रांसफर हुई है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आप मेरे को बता दो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इसमें से कितनी है, 6/10, ठीक है। अब हो सकता है, अब देखो बच्चे पहले सपोज मैं यहाँ पर देखो केस 1 रेड, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेड बॉल इधर गई, अब यहाँ से ऑब्वियसली बात है बच्चे, यहाँ से भी केसेस बनेंगे, यहाँ इसको ऐसे मत लिखो तो बहुत केस लिखने पड़ जाएंगे, यहाँ बस सोच के देखो। पहला केस क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसी आएगी कि रेड बॉल जो है वो बैग 1 में से निकली। अब यहाँ पर अगेन, यहाँ पर वापस हमने बैग मंगी, दूसरी बार बॉल निकाली, दूसरी बार बॉल कौन सी निकली है, दूसरी बार भी मान लो रेड बॉल ही निकली है, और फाइनल में कौन सी बॉल निकली है, फाइनल में भी रेड बॉल निकली है। ये पहला केस है, इधर रेड गई, रेड इधर गई, फिर बाहर रेड आई। ये भी हो सकता है कि पहले बॉल में से, बैग में से रेड बॉल निकली, दूसरे में से ब्लैक निकली, फिर तो रेड ही निकलनी है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पहले में से ब्लैक आई, ठीक है, दूसरे में से रेड आई, और फाइनल में तो रेड ही निकलनी है। और लास्ट केस ये हो सकता है पहले में से ब्लैक, दूसरे में से भी ब्लैक गई, और लास्ट में रेड बॉल निकली है। तो ये सब कुछ मैंने इमेजिनेशन से लिखा है, इसमें ऐसा कोई भी हमने वो नहीं पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी हमने कर ली है, जस्ट जो हुआ है मैंने वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको आंसर कैसे करना है, बहुत ध्यान से करेंगे। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी आएगी, 6/10। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इसमें से कितनी आएगी, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से रेड बॉल इसमें आई है, तो रेड बॉल इसमें एक इंक्रीज हो गई है, ठीक है, यहाँ पर एक बढ़ गई है रेड बॉल, तो 5/11 इनटू, अब यहाँ पर इसमें फिर से मैंने रेड बॉल, देखो रेड बॉल यहाँ से निकली थी, वापस फिर यहाँ रेड बॉल डाल दी, तो यहाँ पर सेम वही बॉल्स ही हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, अगेन 6/10 प्लस दूसरा केस, पहले रेड बॉल निकली 6/10, इसमें से ब्लैक बॉल इधर आ गई, अब ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इसमें से 6/11। अब इसमें से मुझे कौन सी निकालनी है, इसमें से मुझे रेड ही निकालनी है, तो इसमें देखो बच्चे रेड टोटल 10 बॉल ही हैं, बट रेड बॉल एक कम है, तो यहाँ पर आएगा 5/10। मुझे पता है बहुत से बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार ध्यान से वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है। पहले ब्लैक बॉल निकालो, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी आएगी, 4/10। यहाँ से रेड निकालो, तो रेड अगर निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है कितनी आएगी, 4/11। अब रेड बॉल इधर आ चुकी है, तो रेड बॉल ऑब्वियसली बात है ब्लैक निकली थी, रेड वापस इधर आ गई है, तो रेड बॉल कितनी होगी, 7/10। लास्ट केस है ब्लैक बॉल, इधर से ब्लैक बॉल आई, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/10, इधर में से ब्लैक ही निकली है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/11, ठीक है। उधर से मुझे रेड ही निकालनी है, तो रेड बॉल तो वहाँ पर 6 ही हैं, तो 6/10। तो ये बच्चे देखो आपका फाइनल आंसर है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चे कैलकुलेशन भी आपके सामने ही करूँगा, ये आएगा 180, अगला भी 180, नेक्स्ट 16 को 7 से करना, 112 प्लस 28 को 6 से करोगे 168, और नीचे आएगा 1100, सबके सेम ही है, ठीक है। तो ये 360 और 360 बच्चे, और 112 168, 10 1 6 7 7 और 6 13 14, 1 3 4 5 6 640, 640/1100, ये आपस में कट गया। इसको भी कट करोगे तो 32 आएगा, इसको कट करोगे 55 आएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आया 32/55।
कोई ऑप्शन है? यस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बच्चे ये मुझे पता है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर दूँ ताकि आप पेपर में कम से कम कंफ्यूज हो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना, खुद से सोच के देखना। इफ सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेनिंग ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज इज 9 देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइज इज 4। ओके, अब यहां पर देखो क्या हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइज इज 9। मगर सम ऑफ द नंबर जो 9 आ चुका है बच्चे, यहां पर एक चीज जो है वो हो चुकी है, तो 9 कब कब आएगा? तो बेसिकली 9 आएगा 3 6 करने पर, ठीक है, 4 5 करने पर, 5 4 करने पर और 6 3 करने पर, ठीक है। ये हो चुका है, ये सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड हो चुका है। देन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, मैंने उसको ए लिख लिया। नंबर इज वन ऑफ डाइस इज 4, एक डाइस पर 4 आया होगा तो इसको ये लिख सकते हो 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 एंड 6, 4, ठीक है। और यहाँ पर और भी आ सकता है, 4 को आगे लिख लो, 4 1 4 2 4 3 4 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 5 4 6, ठीक है जी। अब आपको पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें बच्चे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, और ये होती है ए इंटरसेक्शन डिवाइड बाय बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर आप देखोगे, ए इंटरसेक्शन बी आएगा 4 5 5 4। तो अब आपको पता है कि हमारा आंसर कितना आएगा। इंटरसेक्शन में जो है वो कितने आंसर आए हैं? इंटरसेक्शन में 2 ही हैं, 2/36, टोटल केस 36 होते हैं। 2 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, तो 36 केस बनते हैं। बी में कितने हैं? 1 2 3 4, 4/36, तो बेसिकली 2/4, बेसिकली कितना आ गया? 1/2। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप ये भी आपको अच्छे से बच्चे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 10th क्वेश्चन है, ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर इज 1/6, द प्रोबेबिलिटी नीदर ऑफ देम। ओके, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं दैट ए एंड बी अकर बोथ, देखो बेसिकली बोथ अकर मतलब इंटरसेक्शन हमें दी हुई है 1/6। उसके बाद हमें दिया हुआ है नीदर ऑफ देम अकर, मतलब कि ना ए हुआ एंड ना ही बी हुआ, ये हमें दिया हुआ है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। इसको आप याद रखोगे, एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखा जाए तो अगर हम ये करें कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको बार बार यहाँ मुश्किल है, एक्स लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जो है वो वाई लिख लो, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आएगा यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6, यहाँ से आएगा 1 - x, इसको 1 - x लिखना पड़ेगा, इसको 1 - y इज इक्वल टू 1/3। कितना आया? 1 - y, मन को करेंगे तो -x प्लस xy इज इक्वल टू 1/3। 1 - x माइनस वाई प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। तो कितना आया? -x माइनस वाई 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1, 6 इसका एलसीएम आ गया, 3 2 1 -6। तो बच्चे कितना आ गया? 2 - 1 1 -5, तो -5/6। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 5/6 आ गया, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, 5/6 -x, ठीक है। तो इसको पुट इन 1 में फिल कर लो, ये आपकी 1 नंबर इक्वेशन है, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 6, 1/6। तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 5/6 -x, 5/6 -x इज इक्वल टू 1/6। तो ये बन गया 5/6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। इसका बच्चे एलसीएम ले लो तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो इसको लिख लो -6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 6x²
-3 -2, ठीक है, सही लिखा मैंने। तो यहाँ से 3x कॉमन आया तो अंदर आया 2x -1, 2x -1 माइनस कॉमन ले लो, तो बेसिकली 3x -1 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 1/3 1/2। देखो कौन सी ऑप्शन, क्या पूछा गया, अकरेंस ऑफ a की वैल्यू पूछी है ना, a की वैल्यू पूछी है मतलब x की वैल्यू पूछी है। a को हमने क्या फिल करा था, x फिल करा था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 एंड 1/2। तो कौन सा आंसर हमारा आ रहा है, देखा जाए तो बच्चे, देखा जाए तो यहाँ पर ना तो 1/2 आ रहा है ना 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1/3 है या 1/2 है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आपकी ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखने हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ फेस कार्ड जैक क्वीन और किंग will appear for the first time on the third turn is equal to। देखो कार्ड्स जो हैं वो निकाले गए हैं। द प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड विल अपीयर ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन द थर्ड टर्न। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है बच्चे, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान समझो। पहली बार क्या आया होगा, नॉन फेस कार्ड, पहली बार नॉन फेस कार्ड, दूसरी बार नॉन फेस कार्ड, और तीसरी टर्म में आया होगा फेस कार्ड। ये आपका क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। विदाउट रिप्लेसमेंट है, वैसे अगर कुछ भी नाम ही लिखा हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही काउंट होता है। नॉन फेस कार्ड, तो फेस कार्ड आपको पता कितने होते हैं, अब आपको पता है बच्चे फेस कार्ड होते हैं आपके 12। तो नॉन फेस कार्ड कितने हुए, 52 में से वो माइनस कर दो, नॉन फेस कार्ड हुए आपके 40, ठीक है। तो यानी कि नॉन फेस कार्ड कितने हुए 40/52। नेक्स्ट कितना आएगा 39/50 में, क्योंकि एक कार्ड कम हो गया। अब मुझे फेस कार्ड निकालना है 12/50। तो ये बच्चे आपका आंसर है। यहाँ पर आप 0 से 0 कट कर सकते हो, 4 13 ठीक है 52, यहाँ पर भी 3 1 3 3 3 1 3 7 21। तो यहाँ पर 13 और 13 भी गए, तो मेरे हिसाब से 12/85 इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वैसे तो इंडिपेंडेंट वाला हमने करा हुआ है, बट इस क्वेश्चन में क्या है, द इवेंट ए इज़ इंडिपेंडेंट टू इटसेल्फ इफ़ एंड ओनली इफ़। इवेंट ए जो है वो इंडिपेंडेंट होगा खुद के साथ ही। अब आपको पता है कि ये इस केस में पॉसिबल है, अगर मैं इसको ऐसा लिख पाऊँ, ठीक है। तो अब इफ़ एंड ओनली इफ़ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। बच्चे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 है तो यहाँ पर भी आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आने वाला है। तो बेसिकली वो ये हमसे पूछ रहे हैं, इंडिपेंडेंट इटसेल्फ वैसे बनेगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 होगी तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू होगा। अगर इक्वल टू 1 होती है, अगर बच्चे इक्वल टू 1 होती है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल टू 1/2 होती है तो ये बराबर नहीं होगा, ये गलत है। लेस देन वन में भी इसकी बात जो है वो नहीं बनेगी। तो यानी कि ए और बी ही सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 12th क्वेश्चन का सी पार्ट, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन अ मिसाइल इज फायर्ड, यहाँ पर बच्चे फ्रॉम भी आएगा, व्हेन ए मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ शिप, ठीक है, फायर्ड फ्रॉम अ शिप, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो पकड़ ली गई है, डिस्ट्रॉय कर दी गई है, इज 1/3, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल हिट्स द टारगेट, मिसाइल जो है वो टारगेट को हिट करेगी, गिवन दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बताया था इसका मतलब क्या होता है, पहले हो चुका है। गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड इज 3/4। इफ द 3 मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द शिप देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 हिट द टारगेट। तो बेसिकली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक शिप जो है वो मिसाइल्स को फायर कर रही है, ठीक है, एक शिप है, ठीक है, इस तरह से शिप है, वो मिसाइल्स को फायर कर रही है। अब मिसाइल के पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंटरसेप्ट होने की 1/3 की, वो डिस्ट्रॉय होगी।
अब मिसाइल जो है वो टारगेट, ये आपका टारगेट है, टारगेट को हिट करेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 3/4 है कि मिसाइल जो है इंटरसेप्ट ही नहीं हुई, मिसाइल जो है पकड़ी नहीं गई। ठीक है, अब इस तरह से प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। हमें इसके बाद देखो हमें डाटा पर ऊपर है ना, डाटा हमें ये गिवन है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि ऑल हिट दी टारगेट। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है, वो कितनी है। इंटरसेप्ट मतलब इसको ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है इंटरसेप्ट होने की 1/3। नॉट इंटरसेप्ट मतलब पी आई कॉम्प्लीमेंट, वो कितनी हुई 1 - 1/3, दैट मीन्स 2/3। अब बच्चे देखो हमने नॉट इंटरसेप्ट क्यों निकाला है, मतलब वो पकड़ी नहीं गई, उसने डायरेक्टली हिट कर दिया। अब देखो यहां पर उन्होंने क्या पूछा, यहां पर उन्होंने हमसे ये पूछा है, देखो इसको समझने की कोशिश करना, ऑल हिट्स, सभी ने हिट करा, इसका मतलब ये है कि पहली मिसाइल मैंने फायर की वो इंटरसेप्ट नहीं हुई और उसने टारगेट को हिट कर दिया। या दूसरा क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी मिसाइल भी इंटरसेप्ट नहीं हुई और उसने टारगेट को हिट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ इसको ऐसा लिख लो, इसको ऐसा लिख लो, अगर आप इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाय आई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीनों मिसाइल्स जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हुई और इंटरसेप्ट नहीं होने के बाद उन्होंने टारगेट को हिट करा। इंटरसेप्ट नहीं हुई 2/3 इंटू 3/4, 2/3 इंटरसेप्ट नहीं हुई और हिट कर दी टारगेट को। ठीक है, इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 2/3 इंटू 3/4। देखो ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो देखने में आपको लगेगा कि आसान से ही हैं, मतलब इसमें कुछ है तो है नहीं जब मैं सॉल्व करवा दूंगा, बट बात यह है कि पेपर में वो बात क्लिक करती है कि नहीं करती। तो इसका आंसर बच्चे आएगा डी ऑप्शन 1/8। पेपर में कई बार ये बातें जो हैं वो आपके दिमाग में क्लिक नहीं करती, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। 14th question, an unbiased coin is tossed. If the outcome is a head, then the pair of unbiased die is rolled. Okay. If the sum of the numbers obtained on them is noted. If the toss of the coin result in tail, then a card from a well shuffled pack of 9 cards numbered 1 to 9 is randomly picked. The number on the card is noted. Okay. देखो यहाँ पर कहानी समझनी पड़ेगी। एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है बच्चे, अगर उस पर हेड आता है तो हम क्या करेंगे, ए पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइस, हम डाइस को जो है, हम पेयर ऑफ डाइस को जो है वो रोल करेंगे। ठीक है, एंड सम ऑफ नंबर्स, पहले कहानी सही लिख लिया करो अगर आपको मुश्किल लगे। अगर बच्चे उस पर टेल आता है, अगर इफ टॉस ऑन द कॉइन टेल ए कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक, यहाँ पर बच्चे कार्ड जो हैं वो लिखे हुए हैं अप टू 9 तक, वो कार्ड जो है वो मतलब निकाला जाता है और नंबर नोट किया जाता है। तो ये सिचुएशन है हमारी, कहानी सारी हमने समझ ली। अब पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट नोटेड नंबर इज ईदर 7 और 8। जो नोटेड नंबर है बच्चे वो या तो 7 होगा या वो बच्चे 8 होगा। तो बच्चे ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक्सियोमेटिक अप्रोच की, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर ना इवेंट्स अलग अलग हैं। एच के साथ आएगा पे डबलेट आएगा, एच के साथ यहाँ टी के साथ आएगा 1, तो ये इक्वली इवेंट्स नहीं है। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बच्चे कि कहानी क्या है। सबसे पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, नंबर देखो, अगर मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, सम ऑफ द नंबर्स इज नोटेड। तो यहाँ पर 6, 7 और 8 आने की प्रोबेबिलिटी मेरे को बताओ। 7 और 8 आपको पता है, 1 6 आने पर 7 आ सकता है, 2 5 आने पर 7 आ सकता है, ठीक है, और 3 4 आने पर 7 आ सकता है, 4 3 आने पर 7 आ सकता है, 5 2 आने पर 7 आ सकता है, 6 1 आने पर 7 आ सकता है। सेम वे से बच्चे, सेम वे से यहाँ पर जो है 2 6 आने से 8 आ सकता है, 3 5 आने से 8 आ सकता है, 4 4 आने से 8 आ सकता है, 5 3 आने से 8 आ सकता है, 6 2 आने से 8 आ सकता है। ठीक है, उधर तो आपको नंबर्स पता ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हेड, ठीक है, उसके बाद 7 और 8, ठीक है, या मतलब क्या हो सकता है कि टेल आ जाए और यहाँ पर नंबर जो है वो कौन सा आ जाए, 7 और
8। तो ये आपकी सारी प्रोबेबिलिटी है। तो एक्सियोमेट्रिक का कैसे यूज़ करेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, अकेले के निकालेंगे। याद है मैंने आपको क्या समझाया था। अब 7 और 8, अब देखो बच्चे कितने केस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 केस बनते हैं। टोटल कितने हैं 36 बस। ठीक है, सेम वे से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 1/2 है। 7 और 8, आपको पता है 7 और 8 दो नंबर है, ठीक है, और टोटल केस कितने हैं 9। तो बस इसको बच्चे आप सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 कॉमन ले लो, अंदर आएगा 11/36 + 2/9। तो इसका एलसीएम बच्चे 1/2, इसका एलसीएम 36 ही आएगा। तो 11 9 4 8, तो बेसिकली कितना बन गया 19/72। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक्सियोमेट्रिक के बिना ये क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर आप केस बनाते रह जाओगे। यहाँ पर टोटल केस लिखोगे कि एच के साथ ये पेयर आ गया, एच के साथ वो पेयर आ गया, फिर टेल के साथ। तो मैंने एक्सियोमेट्रिक प्रोसेस को बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व कर दिया। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 इंटीजर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 9। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो ना ही 5 से डिविजिबल हो रहा हो, ना ही 9 से। तो सबसे पहले डिविजिबल बाय 5, तो वो निकालो, डिविजिबल बाय 5, वो पता आपको 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है, डिविजिबल बाय 9 भी निकालो, डिविजिबल बाय 9, वो आएगा 9 18 27 36 45 तक ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को बात गौर करनी है कि 45 जो है बच्चे वो रिपीट हो रहा है दोनों में। डिविजिबल बाय, इसको मैं लिख लेता हूँ, ए इवेंट, इसको मैं लिख लेता हूँ बी इवेंट। हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वो 5 से डिविजिबल हो एंड ना है वो कि 9 से डिविजिबल हो। तो ये हमें निकालना है। तो इसके फेवर में देखो 5 से डिविजिबल होने नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 आ गए ना, 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए जी, टोटल नंबर वो हो गए 10 और 5 कितने हुए 15, उसमें से एक माइनस कर दो। एक माइनस क्यों किया है, क्योंकि एक रिपीट हो रहा है 14। तो फेवर में ऑब्वियसली बात है बच्चे, ये डिविजिबल बाय 45 है। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 और 9 है। तो नॉट डिविजिबल बाय कितने होंगे, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 5 और 9। तो 50 में से 14 माइनस कर दो 36। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा 36/50। तो आई थिंक इसको कट करना पड़ेगा, 18 आएगा 25। तो 18/25। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज़ आपको करने हैं। कई बार बच्चे इसका डायरेक्टली आंसर कर देते हैं और वो आंसर लिख के आते हैं। मोस्टली बच्चे इसका आंसर लिख के आते हैं। यहाँ पर 15 लिखते हैं, वो 35/50। मोस्टली बच्चे यही आंसर लिख के आते हैं। तो आपको ऐसी गलती बच्चे नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो जी बच्चे, ये क्वेश्चन जो है, इफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 3/5। पे इसको ढंग से लिखते हैं यार। इसको मैं लिख सकता हूँ उल्टा इस तरह से, क्योंकि ए यूनियन, सॉरी गलत लिखा है मैंने, इसको लिखोगे इस तरह से, कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट 3/5। कॉम्प्लीमेंट मैंने बाहर निकाल लिया। अब कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट हो जाएगा, तो मेरे पास ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है 3/5। ये बात आपको क्लियर होगी। अब पूछा क्या है, अब पूछा बच्चे हमसे ये है बी की वैल्यू। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू है 3/5, ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू हमसे पूछी है, माइनस ए की वैल्यू है 1/5।
सॉरी यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि बच्चे ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यहाँ पर मेंशन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको इधर ले आओ, 3/5 - 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कितना बन गया 6 - 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें से कॉमन ले लो, अंदर 1 - 1/2, तो ये बन गया 1/10। ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 1/2। यहाँ पर आ गया 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच्चे कितनी आ गई 1/5। तो ये बच्चे आपका आंसर, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है बच्चे, आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए स्पीक्स द ट्रुथ is 4/5, he tosses a coin and reports that a head appears। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली देयर वाज ए हेड। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या है कि उसने, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है 4/5 है। ठीक है, ही टॉसेस ए कॉइन एंड रिपोर्ट्स दैट, वो रिपोर्ट कर चुका है कि इट इज़ अ हेड, एंड प्रोबेबिलिटी इज इट वाज है, मतलब प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है कि वो एक्चुअल में हेड है। अब देखो बच्चे यहाँ पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में से भी समझाया था कि यहाँ पर हमें ये प्रोबेबिलिटी पूछी है कि देयर वाज एक्चुअली हेड, वहाँ पर एक्चुअल में हेड आया था, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। बट ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पर एक्चुअल में हेड ना आया हो। एक इवेंट हो चुका है, जैसे मैंने रेड बॉल का समझाया था, रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो कि वो बैग ए में से, वो बैग बी में से भी तो आ सकती है ना, ये बेस थ्योरम है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ जो पहले हो चुकी है उसको ए लिख लिया करो बच्चे, यानी कि हेड अपीयर्स, हेड अपीयर्स। उसने रिपोर्ट करा एक्चुअली में, रिपोर्ट्स उसने रिपोर्ट क्या करा कि हेड अपीयर। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँ तो E1 एक्चुअली हेड, एक्चुअली हेड। तो यहाँ पर आप लिख लो शॉर्ट फॉर्म में नॉट एक्चुअली हेड, बस और कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे ये पूछा है E1/A हेड अपीयर, रिपोर्ट उसने करा कि हेड आ चुका है, वो एक्चुअल में हेड था, ये हमें पता करना है। और आपको पता कि ये बेस थ्योरम है, और बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम कहती है कि जब भी E1/A फाइंड करना हो तो हमेशा इस तरह से लिख लिया करो कि जो उसके फेवर में है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है जी, इस तरह से। ऑब्वियसली बात है, पेपर में हम ऐसा नहीं लिखोगे। E1 मतलब क्या है कि एक्चुअल में हेड आया, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। हेड आया और उसने रिपोर्ट क्या करा कि हेड आया, इसका मतलब वो सच बोला, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 दी हुई है। सेम इसको भी वैसे ही लिख लो, प्लस 1/2। हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है। अब ये देखो E2 का मतलब क्या है कि हेड नहीं आया, बट उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया, मतलब वो झूठ बोला है। और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है 1 - 4/5, दैट मीन्स 1/5। तो कितना आ गया बच्चे 4/10, नीचे भी 4/10 प्लस 1/10, तो 4/10 डिवाइड बाय 5/10, तो बेसिकली कितना आ गया 4/5। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बच्चे आ सकते हैं, आपको पहचानना है कि कहाँ पर बेस थ्योरम है। ठीक है, आपको दिखाऊंगा आगे जाके। अब ये देखो बच्चे 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, CUT का क्वेश्चन है। वन कंटेन 6 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, अर्न 2 में भी कुछ बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एंड प्लेस्ड इन अर्न 2 इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम, ओके। अब यहाँ पर भी देखो बच्चे, यहाँ पर 2 तरह के बैग हैं, ठीक है, ये 1 है, इसमें से जो है 6 रेड बॉल है 4 ब्लैक है, टोटल कितनी हो गई 10। अब ये क्वेश्चन मैंने इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। इसमें इधर ट्रांसफ़र किया, इधर ट्रांसफ़र किया, फिर बॉल निकाली है। यहाँ पर इसमें बच्चे इस बैग की बात करें तो 4 रेड हैं 6 ब्लैक बॉल हैं, बॉल्स उसी तरह ही हैं, पर क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ईजी लग रहा है क्योंकि ये CUT का क्वेश्चन है, बट हमने इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन कर लिया है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 1, यहाँ से बॉल निकाली गई, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन बैग 2 इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 2। अब यहाँ से फिर से बॉल निकालेगी, पता करो कि वो रेड बॉल है। अब आपको पता है पहले क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी कि यहाँ से रेड बॉल पहले बाहर आई, ठीक है, ऑब्वियसली बात है यहाँ से तो मुझे रेड बॉल ही निकालनी है। ये भी हो सकता है कि सर पहले में से ब्लैक बॉल आई और दूसरे में से तो हमें रेड ही निकालनी है। वो ज़्यादा मुश्किल था, ये ज़्यादा इजी है बच्चे, आपके सामने है। अब आपने क्वेश्चन कर लिया ना, ये आपको इजी लग रहा होगा। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी है 6/10। अब इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें रेड बॉल एक बढ़ गई है 5/11।
अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी है 4/10, इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/11। तो देख लो बच्चे, ये फ़र्क होता है अगर हम क्वेश्चन कर लेना उसके जैसा मिलता जुलता, तो ऑब्वियसली बात है जब उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन दोबारा से आएगा ना तो हम बहुत आसानी से उसको कर लेंगे। इसको कट करना पड़ेगा 23 और 55, तो 23/55। अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत ईजी लग रहा है। अब हो सकता है कि अगर आपने वो पहले क्वेश्चन ना करा होता आपको ये भी मुश्किल लग रहा होता, बट अब आपको ये आसान लग रहा होगा। आई होप ये आपको क्लियर और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी बच्चे आपका 2023 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। आप क्वेश्चन को देखते आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ही विल कम बाय ट्रेन, बस और स्कूटर और बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इतना सारा डाटा नहीं लिखना हमें। देखो बच्चे, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन आपको पता है बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में या 3 नंबर में आते हैं। हमें सारा डाटा नहीं लिखना, आपको बस ये याद रखना है कि ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10, बस से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10 और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। द प्रोबेबिलिटी ही विल बी लेट, वो लेट हो जाएगा 1/4, 1/3, 1/12 इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस और स्कूटर। बट ही कम्स बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ही विल नॉट बी लेट। अगर वो अदर मीन से आएगा वो कभी भी लेट नहीं होगा। व्हेन ही अराइव्स ही लेट, द प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय बस। अब बच्चे यहाँ पर एक चीज़ जो पहले हो चुकी है वो क्या हो चुकी है कि वो ही अराइव्स लेट, वो लेट पहुँचा, हमें पता है। इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो किससे आया है, बस से। अब आपको पता है बच्चे वो बस के बाद क्या है, वो स्कूटर से भी आ सकता है। मैं आपके लिख रहा हूँ, वो स्कूटर से भी आ सकता है बच्चे, ठीक है। और E3 मतलब वो ट्रेन से भी आ सकता है, और E4 मतलब वो अदर मीन से भी आ सकता है, ठीक है। हमें आपको पता है कि E1/A फाइंड करना है। आपको पता है कि हमेशा की तरह बेस थ्योरम में हमें यही होता है, ये फाइंड करना होता है। इसका आंसर कैसे होता है E1/A/E1। फेवर में केस निकाल लो उसके, और नीचे टोटल केस आपको पता है E1, ये होते हैं बच्चे टोटल केस, ठीक है। कैसे करेंगे, E1 का मतलब क्या है कि वो बस से आया, बस से आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/5 है, ठीक है। और बस से आया और वो ही अराइव्स लेट, वो लेट हो गया, बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी 1/3। तो सेम यहाँ पर भी 1/3 इंटू 1/3 प्लस नेक्स्ट कितना है बच्चे, वो E2 का मतलब क्या है, वो स्कूटर से आया, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्कूटर से 1/12। सेम वे से वो ट्रेन से आया, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, ठीक है, और ट्रेन से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अदर मीन से बच्चे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, अदर मीन से आने की प्रोबेबिलिटी उसकी है 2/5, बट वो कभी भी लेट नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर बच्चे कितना आएगा 0, ठीक है जी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ऊपर आएगा बच्चे 1/15, नीचे आएगा 1/15 प्लस 1/20 प्लस 3/40। अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बच्चे कैलकुलेशन में, तो इसका बच्चे आंसर आएगा, बच्चे आंसर डायरेक्टली आएगा 4/9। मतलब इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आया, मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रहा, इस तरह के बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इतने लेंथी क्वेश्चन आएंगे। यस बच्चे आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े भी होते हैं, सभी तरह की चीज़ें उन्होंने टेस्ट करनी है। मई 16, 2024 क्या क्वेश्चन पूछा है, ए डाइज इज, देखो थ्राइस वाले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब डाइस को 3 बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेट नंबर ग्रेटर देन 4 इन द फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो ऑफ डाइस एंड ए नंबर लेस देन 4 इन द थर्ड थ्रो। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो 4 से बड़ा नंबर है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 4 पहला नंबर, दूसरा नंबर भी ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और तीसरा नंबर जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। इस तरह की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है। अब ग्रेटर देन नंबर 2 ही होते हैं, तो 5 की वो था 5 और 6, तो कितना आंसर आएगा 2/6, यहाँ पर भी 2/6, और लेस देन 4 कितने होते हैं 1 2 3, तो 3/6। तो ये बच्चे आपका आंसर है 1/3, ये भी आपस में कट गया, तो 1/18। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया, कुछ क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, सब कुछ हमें मैनेज करना सीखना है।
तो बच्चे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको बहुत ध्यान से करना। एक तो ये ऑप्शन बेस्ड है और ऊपर से इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। ध्यान से देखो, ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। अगर दो नंबर्स जो हैं वो हमेशा डिफरेंट आते हैं। आपको पता है कि जब हम एक कॉइन को टॉस, सॉरी एक डबलेट को, सॉरी डाइस को जो है 2 बार थ्रो करते हैं, 36 केस बनते हैं। उनमें से डबलेट कितने होते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो यहाँ पर टोटल केस हमारे कितने बनेंगे? टोटल केस बनेंगे हमारे 36 -6। तो ये -6 कौन से हैं? मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये -6 जो हैं बच्चे, डबलेट यहाँ से माइनस हो जाएंगे, 30 बनेंगे। ये क्लियर हो गई। अब पूछा गया सम ऑफ द नंबर्स ग्रेटर देन 11। अब बच्चे सम ऑफ द नंबर्स ग्रेटर देन 11, अगर हम 5 और 5, ऑब्वियसली 5 और 6 को जोड़े तो 11 बनेगा, 6 और 5 को जोड़े तो भी 11 बनेगा। तो इसकी बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। ओके, ऑब्वियस सी बात है, 11 से बड़ा नंबर 12 आएगा, वो 6 और 6 से आएगा। 6 और 6 हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, क्योंकि ए का आंसर 1 है। ओके, यहाँ तीनों ऑप्शन में 1 है। ठीक है, अगर मैं बी को चेक करूँ, सी को चेक करूँ, देखो बच्चे अगर मैं सी को चेक करूँ ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एक ऑप्शन अगर मिल गई तो मेरा आंसर आ जाएगा। सी क्या है? सम ऑफ द नंबर्स इज 4। 4 कब आएगा? अगर हम इसको देखो, सम ऑफ द नंबर्स इज 4। 4 कब बच्चे आएगा? आपको पता है 4 आएगा 1,3 पर, 2,2 नहीं आ सकता, और 3,1 पर ही आएगा। ठीक है, तो इसका अच्छी आंसर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/30, यानी कि 1/15। 1/15। तो सी का बच्चे आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन आएगा। सी का आंसर सेकंड ऑप्शन। तो यस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए डाइज, अब ये देखो बच्चे, ए डाइज इज थ्रोन 3 टाइम, फिर से क्वेश्चन आ गया है। इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए का मतलब है 6 ऑन द थर्ड थ्रो, बी का मतलब है 4 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। देखो बच्चे, ये हमसे पूछा है, हमसे ना उन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। बी ऑलरेडी हो चुका है, मतलब यहाँ पर बी ऑलरेडी हो चुका है, मतलब बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? देखो डाइस पर इस तरह से नंबर आएंगे। बी का मतलब है 4 ऑन फर्स्ट, यहाँ पर 4 आएगा, 5 ऑन सेकेंड, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं 6 ऑन द थर्ड थ्रो। तो ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि यहाँ पर 6 आएगा। आप यहाँ पर पता, आपको 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर इसके फेवर में तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्चे? हमारे फेवर में तो एक ही नंबर है, 6 ऑन द थर्ड थ्रो, एक ही है, और टोटल केस कितने हैं? 6। तो 1/6। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी हमने कर लिया, बट कई बार हमें ये समझ में नहीं आता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन आप चेक कर लो। इस क्वेश्चन में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, बी दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ वैल्यूज़ पूछी हैं। तो इसका भी अगर हम देखो बच्चे, अगर हम सिर्फ ए को सॉल्व कर ले, 1 2 3 4 आपके सामने है, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपके सामने है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर मैं सिर्फ ए को सॉल्व कर लूँ मेरा आंसर आ जाएगा। ए कितना है? ए कितना है? और ए देखो ध्यान से कितना है? इंटरसेक्शन। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 0.3 इंटू 0.4 कितना आएगा? 0.12। तो आपके सामने है, तो ए का आंसर है थर्ड वाली एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन डायरेक्टली आंसर आ गया। तो इस तरह से हम बहुत जल्दी जो है वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी 2025 का बच्चे क्वेश्चन आपके सामने है। द प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 50%। द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन ओनली ऑन द फर्स्ट डेज ऑफ 4 days ऑफ द वीक इज। अब देखो बच्चे, इसको बहुत ध्यान से करना है। अब इसको बहुत ध्यान से करना है। प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन ए पर्टिकुलर डे, वो 50/100 है ना, यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ओके, रेन की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो वैसे सेम ही आएगी, वो भी 1/2 है। पूछा क्या है हमसे? पूछा उन्होंने ये है कि रेन ओनली फर्स्ट 4 days। तो फर्स्ट 4 days पहले चारों दिन में क्या होगी? रेन। उसके बाद अगले 3 दिन रेन जो है
वो नहीं होगी, ओनली 4 डेज लिखा है। तो ये हमारा आंसर है। इसका आंसर कैसे लिखोगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, बेसिकली ये आएगा। फिर उसके बाद वैसे ये तो 1/2 ही है, अगर यहाँ पर डिफरेंट नंबर होता मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो 1/2 4 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 64 128, तो 1/128। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। ए लेटर इज नोन दैट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए लेटर इज। अब ये क्वेश्चन ना वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, वहाँ पर ना आई थिंक क्वेश्चन है कैलकाटा और टाटा नगर, मुझे एग्जैक्टली स्टेटमेंट भी याद है। यहाँ पर उन्होंने वर्ड बदल दिया, ए लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम। एक लेटर है वो कहाँ से आ सकता है, यहाँ लिखा हुआ है टाटापुर और लिखा हुआ है चकराता, जो भी चकराता जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन द एनवेलप ओनली 2 लेटर्स TAR विजिबल, मतलब एनवेलप पर जो है 2 ही लेटर्स विजिबल हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज़ कम फ्रॉम जकार्ता इज। तो बेसिकली यहाँ पर एक इवेंट है जो पहले हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द एनवेलप ओनली 2 लेटर्स आर विजिबल। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर देखो क्या हुआ, कौन सा इवेंट पहले हो चुका है, TA इज विजिबल, TA इज विजिबल। अब आपको पता है बच्चे, अब आपको पता उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि इट इज कम फ्रॉम चकराता। अब ये भी तो हो सकता है कि जो 2 लेटर हमें विजिबल हो रहे हैं वो टाटापुर से आ जाएं, तो मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये हुआ सर बेस थ्योरम का। तो बेसिकली हमें E1/A फाइंड करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो आपको पता फॉर्मूला आएगा E1/A/E1, थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर E1/A/E1 E2/A/E2 इस तरह से है। अब यहाँ पर अगर मैं E1 की प्रोबेबिलिटी है कि वो चकराता से आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 ही लेटर्स हैं, या इस जो 2 वर्ड्स हैं, इससे आ सकता है या इससे आ सकता है। अब इसको थोड़ा समझो कि वर्ड जो है वो चकराता जो है सिलेक्ट हो चुका है और TA विजिबल हो रहा है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या वर्ड है, चकराता। तो इसमें देखो बच्चे लिखने की कोशिश करो, CH जो कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं हमारे, HA AK KR RA AT TA, ठीक है। उसको पहले लिख ही लो फिर बात करेंगे। दूसरा वर्ड है हमारा टाटापुर, TA AT TA AP PU UR, ठीक है। अब देखो बच्चे, देखो आपको देखो पहली बात तो ये समझो कि ये क्वेश्चन ऑफिशियली पेपर में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मुझे पता लगा कि ऑब्वियसली बात है बेस थ्योरम है, वो TA जो है वो यहाँ से विजिबल हो सकता है, वो TA विजिबल हो चुका है, पता करो कि वो चकराता से आया है, बट ये भी तो वो टाटापुर से है, मतलब बेस थ्योरम क्लियर हो गया। अब बेस थ्योरम के लिए मैंने फॉर्मूला भी लिख लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 1/2 है, 1/2 कैसे हुआ, ऑब्वियसली बात है चकराता या टाटापुर में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। इसको पढ़ो, E1 का मतलब क्या कि चकराता वर्ड सिलेक्ट हो चुका है, उसमें से TA विजिबल हो रहा है। अगर आप इसमें TA ढूंढोगे तो TA एक ही बार मिलेगा, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7, ठीक है। अगर हम देखो इसको वैसे लिख लो 1/2 इंटू 1/7 प्लस 1/2। अब टाटापुर में से TA विजिबल होने की प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली TA यहाँ पर भी है, TA यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर बच्चे आएगा 2/6। तो इसको लिख लो 1/14 और इसको कट कर दो फिर 1/6, तो कितना आया 1/14, 6 और 14 तो 84, 1/14 इंटू 84 डिवाइड बाई 20, तो इसको कट कर लो, 2 4 8, 2 2 2 7 6/20, तो बेसिकली आया 3/10। बेसिकली कितना आंसर आया 3/10, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो बच्चे ट्रस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26th क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ ए इज़ एनी इवेंट एसोसिएटेड विद सैम्पल स्पेस। पहली बात तो ना क्वेश्चन को देखो ये ध्यान से,
मई 14 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है इफ E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये भी आपको पता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। देखो यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है, E1 के होने के बाद ए, ये बच्चे गलत है, क्यों? आपको मैंने करवाया हुआ है E1 के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, E2 के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, यस बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन मुझे सही लग रही है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है ये। EI बाई ए, ये बेस थ्योरम है बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E1 A बाई E1, अब चेक करो यहीं पर E1 A बाई E1, यही बेस थ्योरम है, ये बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट लिखा हुआ है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये उल्टा लिखा हुआ है E1 बाई ए, जो गलत है। तो यहाँ पर B और C ही सही हैं, B और C, मतलब D ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चे हमने कर लिया। तो बच्चे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 टू नंबर्स A एंड B, A और B नॉट इक्वल, क्योंकि A और B आपस में इक्वल नहीं हो सकते, are chosen at random, the probability that A by B is an integer। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पर टोटल केस जो है वो निकालने पड़ेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो ऑब्वियस बात दो स्पेसिस हैं, ये स्पेसिस जो हैं बच्चे, इसको मैं दो स्पेसिस को अगर मैं दिखाऊँ इस तरह से, ये A है, ये B है, तो यहाँ पर 5 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर 4 नंबर आ सकते हैं, तो टोटल मेरे पास 20 केसेस बनेंगे। ठीक है, टोटल मेरे पास 20 केसेस बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल केस मेरे आ गए। अब उन्होंने मेरे से फेवर में कौन से केसेस पूछे हैं? फेवर में ये पूछा है कि A बाई B इज एन इंटीजर। अब इंटीजर ये कब बनेंगे? इंटीजर का मतलब होता है फुल नंबर। इंटीजर ये बनेंगे ऐसे 2 बाई 1, 3 बाई 1, 4 बाई 1, 5 बाई 1। आपको पता है बच्चे बराबर नहीं ले सकते 2 बाई 2, 3 बाई 3। ठीक है, एक और बन सकता है यहाँ पर 4 बाई 2, और कोई नहीं बन रहा, तो 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी आ गई? 5 बाई 20, तो यानी कि 1 बाई 4। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चे ये आपको क्लियर है। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CUT 2022 का क्वेश्चन है। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यूनियन दी हुई है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? इनकी। तो सबसे पहले यूनियन से ना आप इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मुझे पता है कि उनके फॉर्मूले में मुझे इंटरसेक्शन की नीड रहेगी। तो A इंटरसेक्शन B का आंसर कितना आएगा? A की वैल्यू है 3 बाई 10, B की वैल्यू है 2 बाई 5, और माइनस यूनियन 3 बाई 5, और आपको पता है इसका एलसीएम 10 आएगा, तो 3 5 2 सा यहाँ पर 4 आएगा, 5 2 6 आएगा, तो बेसिकली 7 माइनस, तो 1 बाई 10 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या? हमसे उन्होंने पूछा है A बाई B प्लस B बाई A। तो इसका फॉर्मूला होता है A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई B, A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई A। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। 1 बाई 10 22 में आया हुआ है। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है? 2 बाई 5, 1 बाई 10, सॉरी दोनों मैंने B लिख लिया, यहाँ पर A आएगा, A की वैल्यू कितनी है? 3 बाई 10। ये 10 और 10 आपस में कट कर दो, ये 5 2 सा 10 कट कर दो, यहाँ पर आएगा 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 3, तो ये बच्चे बन गया 7 बाई 12। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप ये आप इसको समझ पाए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 29th क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए कॉलेज 30% स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स, 25% फेल इन मैथमेटिक्स, 10% फेल इन बोथ। One student is chosen at random. The probability that she fails in physics if she has failed in mathematics। ये पहले ही हो चुका है, तो हमें ऐसा डाटा लिखना है। तो फिजिक्स में फेल होने वाले बच्चे 30 बाई 100, मैथ्स में फेल होने वाले बच्चे 25 बाई, मैं कट नहीं कर रहा इनको, और दोनों में मतलब फिजिक्स एंड मैथ में फेल होने वाले बच्चे 10 बाई 100। ये डाटा गिवन है। अब पूछा क्या है? द प्रोबेबिलिटी शी फेल्स इन फिजिक्स, फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी निकालो इफ़ शी हैज़ फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ये हमें पहले से पता है कि वो मैथ्स में ऑलरेडी फेल हो चुकी है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस तरह से आएगा। सभी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास हैं, ये है 10 बाई 100 और m की प्रोबेबिलिटी है आपकी 25 बाई
100, तो 10/25, तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 2/5, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ऐसे कोई भी किसी भी तरह का देखो बच्चे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। 30th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, देखो यहाँ पर फिर से आपके सामने है 25 का क्वेश्चन लेटेस्ट है। क्या लिखा हुआ ध्यान से ना क्वेश्चन का लेवल देखना आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको पता है बच्चे, अगर मैं इसको देखूँ, मुझे तो आंसर पता है, फिर मैं आपके सामने जानबूझ के आपको करके दिखा रहा हूँ इस तरह से कि किस बच्चे बन के कैसे, मतलब बच्चे कैसे सोचते हैं। आप यही सोचोगे ये इसका आंसर है, तो अभी तक तो इसका कुछ खास सॉलिड आंसर तो मुझे नहीं मिला। अगर मैं इसको देखूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है, तो कितना आंसर आ गया 1। ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मुझे बताओ इसमें मुश्किल गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 25 में आया हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। फिर से CUT 2022 का क्वेश्चन है, बाय रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होगा, आप सभी को पता है कि ई प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाई ई। अगर मैं इसको देखूँ f बाई ई का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्मूला बन जाएगा। f बाई ई का फॉर्मूला अगर आप देखो, f बाई ई का अगर आप फॉर्मूला देखो कितना बनेगा, e इंटरसेक्शन f। ये सही है, ये सही है बच्चे, ठीक है। अगर मैं इसको लिख के देखूँ, e इंटरसेक्शन f इज इक्वल टू f इंटू ई बाई एफ, तो e बाई एफ का फॉर्मूला कितना होगा, E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देख लो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ सकते हैं। आ जाओ जी 32nd क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 कंटेन 4 वाइट 6 ब्लैक, बैग 2 भी दिया हुआ है, डाइस इज रोल्ड, इफ इट शोज अ नंबर डिविजिबल बाई 3, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, otherwise ball is drawn from bag 2. If the ball drawn is not black in color, find the probability it was not देखो बच्चे 24 का क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहले ये समझ के देखो बच्चे, सबसे ये समझ के देखो, यहाँ पर 2 बैग हैं, ये बैग 1 है, इसमें 4 वाइट 6 ब्लैक हैं, टोटल हो गई जी आपकी, ढंग से लिखते हैं इसको, 4 वाइट 6 ब्लैक, टोटल हो गई जी 10 बॉल्स। बैग 2 है, बैग 2 जो है वो क्या है, उसमें 5 वाइट है 5 ब्लैक हैं, इसमें भी 10 बॉल्स ही हैं, ठीक है। ए डाइस इज रोल्ड इफ इट शोज नंबर डिविजिबल बाई 3, यानी कि अगर यहाँ पर 3 और 6 आएगा तो मैं बैग 1 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अदरवाइज 1 2 4 और 5 आने पर मैं ये वाला बैग जो है वो सिलेक्ट करूंगा। इफ़ अ बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक इन कलर, इसका मतलब एक बॉल निकल चुकी है और वो ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है तो वो कौन सी होगी, ब्लैक नहीं है वो कौन सी है, वाइट। नॉट ब्लैक, मैं लिख देता हूँ नॉट ब्लैक। नॉट ब्लैक का मतलब है, इससे कंफ्यूजन होगी कि वो वाइट कलर है की है, वो निकल चुकी है। पता करो कि वो बैग 2 में से नहीं निकली, तो मैं क्या करूँगा, बैग 2 में से नहीं निकली तो मैं इसको लिखूँगा कि वो बैग 1 में से निकली होगी, ऑब्वियस सी बात है। E2 का मतलब वो बैग 2 में से भी निकल सकती है, तो ये आपकी कौन सी हुई, ये बेस थ्योरम हुई बच्चे। अगर ये बेस थ्योरम है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि E1/A का फॉर्मूला होता है तो बच्चे यहाँ पर आप क्वेश्चंस का लेवल देख के समझ पा रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। तो बच्चे E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब है, देखो नॉट नोट में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने वो पहले क्लियर कर दिया। नॉट ब्लैक इन कलर मतलब वो वाइट होगी, नॉट फ्रॉम बैग 2 मतलब वो बैग 1 से निकली होगी, ठीक है। तो यानी कि बैग 1 कब सिलेक्ट होगा, ध्यान रखना 1/2 नहीं बोलना, 3 और 6 से, मतलब ये कितने नंबर है, 2/6। डाइस पर कितने नंबर होते हैं, 6 में से 2 नंबर आने पर हमारा बैग सिलेक्ट होता है, और बैग सिलेक्ट होने के बाद क्या निकालना है, वाइट बॉल। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/10, ये देखो जी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम 2/6 इंटू 4/10। अब नेक्स्ट क्या है, E2 का मतलब बैग 2 कैसे सिलेक्ट होगा, 4/6 से, और उसमें से मुझे वाइट बॉल निकालनी है, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/10।
ठीक है, कुछ कट मत करना। ये बनेगा 8/60, ये बनेगा 8/60, 20/60, ठीक है। तो ये बन गया 8/60, 28/60, 8/20, 8/28, 2 4 14। फिर से सॉल्व करो, 2 और 7। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वो कहाँ से पूछा है, 25 का क्वेश्चन है और कहाँ से पूछा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से। अब बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से करने हैं। तो बच्चे इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर ये दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछी है, x 0 से बड़ा, 2 लेस देन 2 से छोटा है। सबसे पहले बच्चे हमारे पास ना मतलब कि जो बोलते हैं ना कि इसकी वैल्यू 1 होनी। देखो अगर मैं 1 - 7a² प्लस a/2 प्लस 1/4 प्लस a² को ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1। ये डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मेरे पास कितना आया, अगर मैं ढंग से लिखूं इसको, ये 1 और 1 तो कट ही हो गया, तो -6a² प्लस a/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम आएगा 4, तो -24a² 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बच्चे कितना आया, -24a² प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 24a² माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, -6a प्लस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6a कॉमन ले लो, अंदर आएगा 4a माइनस 1, 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6a प्लस 1, 4a माइनस 1, a की वैल्यू आई -1/6, 1/4। ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू क्या है, एज a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। हमसे पूछी कौन सी वैल्यू है, हमसे पूछी है उन्होंने 0 से बड़ी और 2 या 2 के बराबर। इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, a/2 प्लस 1/4 प्लस a²। इसमें वैल्यू फिल करो, 1/4, ये कितना बना, 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/16। तो इसका एलसीएम 16 ही आएगा, 2, 4 और 1, 7/16। तो इसका आंसर यस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया और बच्चे ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार का ध्यान रखोगे, ये पेपर में जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34th क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ई का मतलब है कार्ड ड्रॉन ए स्पेड और एफ का मतलब है सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए में क्या है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ओके, ई इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली स्पेड, देखो ई की प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ई की प्रोबेबिलिटी होगी, स्पेड कितने होते हैं, 13, 13/52। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एस मतलब 4/52। ऐसा करो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ। ई मतलब स्पेड की प्रोबेबिलिटी है 13/52, एस की प्रोबेबिलिटी 4/52, 13 4 ये भी गया तो 1/52। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन मतलब वो स्पेड भी हो और एस भी हो। ऐसे कितने बत्ते होते हैं, 1 ही होता है, तो 1/52। ये बराबर आ गया बच्चे। अगर ये बराबर आ गया तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रही है। उसके बाद अगली ऑप्शन की बात करते हैं, इसकी मतलब इस ऑप्शन की बात करते हैं, ब्लैक और किंग, ई और एफ। ब्लैक मतलब 26, किंग मतलब 4/52। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ पर आ गया 1/26। इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन कैसे आएगी, वो ब्लैक भी हो और किंग भी हो। तो दो होते हैं ऐसे, दो मतलब जो होते हैं बच्चे किंग होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/26। तो ये भी बच्चे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये ऑप्शन भी मुझे जो है वो सही लग रही है। वैसे हमें यहाँ से क्लियर है कि ये इंडिपेंडेंट मतलब ऑल ऑफ दी अबव ही आएगा, ठीक है। किंग और क्वीन, क्वीन और जैक, मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ। यहाँ पर ई और एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चे ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है।
ई का मतलब क्या है, किंग और क्वीन। किंग और क्वीन मतलब 8/52 हो गया, ठीक है, किंग और क्वीन 8 ही होते हैं। क्वीन और जैक, तो ये भी बच्चे 8/52 आ गया, तो कितना आया 4 2 13, 4 2 और 13, तो कितना आ गया 4/169। इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन क्या है इन दोनों में, क्वीन। क्वीन कितनी होती है 4/52, मतलब 1/13। क्वीन और क्वीन मतलब एक ही कॉमन आएगा है ना, तो 1/13, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। तो यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट आपस में नहीं आए। ठीक है, ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 35th, ये बच्चे, ये देखो बच्चे, अभी अभी हमने ये बच्चे आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं करवा रहा आपको, ये होमवर्क की क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम हमने अभी अभी करा है। ये क्वेश्चन रेफरेंस में के लिए मैं बोल सकता हूँ, रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 13, रेफरेंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे इसमें वही है कि सबका सम करेंगे तो वो 1 के बराबर रखेंगे, वहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही सी की वैल्यू आएगी तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 36 बच्चे देखो, रीजनल सेशन के क्वेश्चन है। आपको पता है रीजनल सेशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि रीज़न या तो ट्रू होता है, और असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं, और रीज़न उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होता है, या कई बार क्या होता है कि रीज़न उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। थर्ड ऑप्शन क्या होती है, ये फॉल्स होता है, ये ट्रू होता है, या ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है। या क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स विच एलिमेंट्स assumed equal likely. E and F denotes the event card drawn is a spade and card drawn is an ace respectively. ओके, E का मतलब है बच्चे यहाँ पर, E का मतलब है स्पेड और F का मतलब है एस। ठीक है, उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है E/F, E इंटरसेक्शन है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चे, स्पेड भी हो और एस भी हो। ऐसे कितने होते हैं 1/52। एफ मतलब एस, एस कितने होते हैं 4/52, तो ये आएगा 1/4, और सही दिया हुआ है। F/E भी निकाल लो, ये भी ऐसे निकलेगा, E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1/52। E का मतलब क्या है स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13/52, ये आएगा 1/13, बिल्कुल सही है। तो ये असर्शन जो है बच्चे वो ट्रू है। रीज़न की बात कर लेते हैं। E and F are two independent such that probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of such event is called independent events। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये ट्रू लिखा हुआ है, ये ट्रू ही है। बट यहाँ पर ही बच्चे इस क्वेश्चन को करवाने का रीज़न है, यहाँ पर एक ना क्वेश्चन को करवाने का रीज़न है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो अब आप बोलोगे कि सर इसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे E/F की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E/F की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये है ना 1/4। अगर आप यहाँ पर, अगर आप इसके रेफरेंस से प्रोबेबिलिटी ऑफ E डायरेक्टली निकाल लो, E कितना है, E है जी आपका, E क्या है, E है आपका स्पीड। स्पीड की प्रोबेबिलिटी बताना 13/52, कितनी आई 1/4। तो ध्यान से देखो यहाँ पर F के निकलने से, F के निकल जाने से E की प्रोबेबिलिटी को फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सेम वे से बच्चे अगर आप इसको भी चेक करोगे ना, इसके रेफरेंस से प्रोबेबिलिटी ऑफ F चेक करो, F का मतलब है एस, एस की प्रोबेबिलिटी है 4/52, वो भी 1/13 आ गई, ये भी आपस में बराबर आ गए। मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। E F के निकलने से E को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, E के निकलने से F को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो R यहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है A को। तो इस बात को यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, कई बार बच्चे आर नॉट करेक्टली एक्सप्लेन लिख के आते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे। ठीक है, 37th क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट्स A एंड B कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/5 एंड 2/5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय इज गिवन बाय। प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। देखो बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्व, मैं क्या करूँगा 1 माइनस ना A ने करी ना B ने करी, क्योंकि बच्चे अदरवाइज बहुत सारे केस बन जाएंगे। A ने सॉल्व कर दी, B ने नहीं की, B ने सॉल्व कर दी, A ने नहीं करी, दोनों ने सॉल्व कर दी, बहुत सारे केस बनेंगे। तो डायरेक्टली ऐसे कर लो 1 माइनस इसका कितना आएगा 4/5, इसका कितना आएगा 3/5, तो ये बन गई 25 में से 12 गए तो 13/25।
तो यहाँ पर 12/25 लिखा हुआ है, तो ये बच्चे फॉल्स है, ये बच्चे क्या है, फॉल्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप ट्रू है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ऐसा ही होता है। आई होप ये भी आप ये समझ पाए हो, ये आपको क्लियर है बच्चे, ठीक है, ये आपको क्लियर है 37, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 38th क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मैन इज पी, ए मैन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैन पी स्पीक्स द ट्रुथ विद प्रोबेबिलिटी पी एंड अदर मैन क्यू स्पीक्स ट्रुथ विद प्रोबेबिलिटी 2p। असर्शन क्या है, इफ p एंड q कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर विद प्रोबेबिलिटीज 1/2 देन द वैल्यू ऑफ p हमें फाइंड करनी है। देन देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ p, ये हमें फाइंड करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ये है कि p जो है वो सच बोला और q ने झूठ बोला, या p ने झूठ बोला q ने सच बोला। कॉन्ट्राडिक्ट तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है बच्चे p की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p, q नॉट की कितनी होगी 1 - 2p, प्लस इसकी होगी 1 - p और इसकी होगी 2p, और ये प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ। तो p - 2p स्क्वायर प्लस 2p - 2p स्क्वायर कितना बना मेरे पास, 1/2 इज इक्वल टू 3p - 4p स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 6p - 8p स्क्वायर, 8p स्क्वायर - 6p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो बच्चे, 8 1 है ना, हाँ 4 2 8 -4p - 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4p जो है बच्चे वो कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 2p - 1 2p - 1 तो -1, तो 4p - 1 2p - 1, तो p की वैल्यू आई 1/2 एंड 1/4। तो यस बच्चे यहाँ पर असर्शन जो है वो हमारा ट्रू है। रीजन की बात कर लेते हैं, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट्स हैज रियल रूट्स, बच्चे फॉल्स है, ये बच्चे फॉल्स है, क्योंकि अगर मैं कोई ऐसी क्वाड्रेटिक लिखूं, अगर मैं कोई ऐसी क्वाड्रेटिक लिखूं जिसमें d कितना है b स्क्वायर - 4ac, b की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा कर लो, इसको छोटा कर लो और ये लो, तो b स्क्वायर मतलब 9 4ac, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना एक्चुअली, यहाँ 4 लिख लो, 4ac, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव है, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यहाँ पर रूट्स रियल नहीं है बट कॉफिशिएंट जो हैं बच्चे वो रियल हैं, इसलिए ये बच्चे हमारी क्या है, फॉल्स है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कैसा है, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट, कि ये दिया हुआ है इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा है, ए बाई बी का कितना आंसर होगा, तो ये बच्चे यहाँ पर कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब दिया हुआ है a इंटू बी डिवाइड बाई बी, ये आपस में कट गया, तो कितना आया प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ये बिल्कुल ट्रू लग रहा है मेरे को। b बाई ए भी करोगे ना, a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो कितना आया a इंटू बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ये भी आपस में कट गया, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर असर्शन जो है बच्चे हमारा ट्रू है। रीज़न की बात करते हैं, a यूनियन b इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पर बच्चे माइनस ये भी होना चाहिए, ये भी बच्चे होना चाहिए, चाहे यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये बच्चे यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है। तो बच्चे हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो 2025 में पूछा गया है। एक कपल हैज़ 3 चिल्ड्रन, इक्वल लाइकली बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है, द चाइल्ड इज ए गर्ल, एल्डेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, गिवन दैट, ये पहले हो चुका है कि दे हैव एटलीस्ट 1 बॉय। सबसे पहले बच्चे ऐसे क्वेश्चन में हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे, तो 3 बच्चे हैं, तो बॉय बॉय बॉय, बी बी जी, अब जी को मूव कर लो बीच में, अब जी को बीच मूव कर लो सबसे पहले, अब लिखो जी 2 बार जी फिर बी, अब बी को मूव करते रहो, ये पैटर्न है बच्चे एक, और लास्ट में तीनों जी आ गए, ये केस बनेंगे, ये हेड टेल वाला केस ही है, आपको पता 8 केस बनेंगे इसमें, ठीक है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, सबसे पहले गिवन दैट, गिवन दैट क्या है, दे हैड एटलीस्ट 1 बॉय, बी पहले क्या हो चुका है एटलीस्ट 1 बॉय, अब लिख लो एटलीस्ट
एटलीस्ट वन बॉय, है ना। एटलीस्ट वन बॉय का मतलब क्या है, कम से कम एक लड़का हो। कम से कम एक लड़के वाला केस कौन कौन से आगे, बी जी जी, जी बी जी, जी जी बी, जी, दो भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं बच्चे, और तीनों बॉयज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है एल्डेस्ट इज अ एल्डेस्ट गर्ल, मतलब बड़ी जो है वो लड़की हो, बड़ी जो है लड़की हो, मतलब जो पहले हुई होगी, जी बी बी, जिसका बर्थ पहले हुआ है, जी जी बी, जी बी जी, ये नहीं है, जी जी जी, ठीक है जी। अब हमें ऑब्वियस सी बात है बच्चे, यहाँ पर कॉमन भी देखना पड़ेगा, कॉमन भी देखना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या क्या है, जी बी बी, जी बी बी, जी जी बी भी आएगा, जी जी बी भी आएगा, जी भी आएगा, ये भी आएगा, बस ये केस आएंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है उन्होंने, हमसे पूछा है जी उन्होंने ए बाय बी, तो है कुछ नहीं है क्वेश्चन में बच्चे, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 3/8, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8, तो कितना बच्चे आंसर आया, 3/7। तो बी ऑप्शन जो है बच्चे इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर बच्चे वीडियो हमारी कंप्लीट है, और ट्रस्ट में मैंने प्रोबेबिलिटी के हमने जितने भी क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस करे हैं और बेस्ट क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है। और यहाँ पर हमारा CUT का सिलेबस भी बच्चे जो है वो कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चे नीचे कमेंट जरूर छोड़ के जाना, लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।